हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूंगा डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। अभी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में से कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं आपको बताने हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मिनिमाइज करता है क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन को। हम यही लॉस फंक्शन यूज करते हैं, राइट। इसे ही मिनिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर्स हम ढूंढते हैं। तो ये डेफिनेटली क्या है सर, राइट ऑप्शन है। मैंने यहां पे इसे बबल कर दिया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स द लॉग ऑड्स एज अ लीनियर फंक्शन। तो वापस से एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। ऑड्स का क्या, ऑड्स कैसे आप लिखते हो सर? एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 - h ऑफ x, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, अगर आप log ऑफ h ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 - h ऑफ x करोगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा सर? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सिर्फ एक ही फीचर है तो ये कैसे दिखाई देगा? W0 प्लस W1 इंटू एक्स, ऐसे दिखाई देगा। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं कि मेरे पास तीन फीचर्स हैं, मेरे पास एक ऐसा डेटा सेट है जहां पे तीन फीचर्स हैं, तो उस केस में कैसे दिखाई देगा सर? W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3। पर देखने वाली क्या बात है कि लॉग ऑड्स लीनियर फंक्शन की तरह दिखाई देता है, लीनियर है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर W। ओके, तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन भी आपका राइट है क्योंकि यही यही बातें कर रहा है, मॉडल्स द लॉग ऑड्स एज अ लीनियर फंक्शन। ओके, ठीक है। अब यहां पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन रीड करता हूं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हैज अ सिंपल क्लोज फॉर्म एनालिटिकल सॉल्यूशन। देखो, लीनियर रिग्रेशन में हम W वेक्टर डायरेक्टली ढूंढ पाते थे, राइट, मैट्रिक्स मेथड में। पर वैसा कोई मेथड हमारे पास है नहीं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, तो डायरेक्ट एक क्लोज फॉर्म या फिर एक फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट डिसेंट पे रिलाई करना पड़ता है, तो ये ऑप्शन राइट नहीं है। आपका ये ऑप्शन राइट नहीं है, तो इसे मैं बबल नहीं करूंगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ क्लासिफिकेशन मेथड एस्टिमेट क्लास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। जैसे यहां पे मैं बता देता हूं, आपके पास कितने क्लास हैं सर? जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? जब भी मेरे पास सिर्फ दो क्लास होते हैं, y=0 वाला क्लास, y=1 वाला क्लास। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ y=0 गिवन x, प्रोबेबिलिटी ऑफ y=1 गिवन x, इन प्रोबेबिलिटीज को ही हम क्लास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास दो क्लासेस हैं तो ये रहे आपके दो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमें ये भी तो आंसर करने के लिए हेल्प करता है। जैसे इस प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होता है सर? जो भी आपके h ऑफ x का वैल्यू है, इस प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होता है सर? 1 - h ऑफ x आंसर होता है। तो ये भी हम ढूंढ पाते हैं, राइट। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन भी राइट है, तो मैं इसे भी बबल करूंगा। तो आप क्या देख सकते हैं, आपके पहले क्वेश्चन में ये फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अभी इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। स्टैनफोर्ड एंड बर्कली, ये दो यूनिवर्सिटीज हैं वैसे। स्टैनफोर्ड एंड बर्कली स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू सॉल्व द सेम लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रॉब्लम फॉर अ डेटा सेट। दोनों को सेम डेटा सेट दिया गया है, दोनों सेम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं सेम डेटा सेट पे। स्टैनफोर्ड ग्रुप क्लेम्स, स्टैनफोर्ड के बच्चों ने क्लेम किया है दैट देयर इनिशियलाइजेशन पॉइंट विल लीड टू अ मच बेटर ऑप्टिमम देन बर्कली इनिशियलाइजेशन पॉइंट। यहां पे मैं आपको सिनारियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। स्टैनफोर्ड को मैं एस से इंडिकेट करता हूं, बर्कली यूनिवर्सिटी को मैं कैपिटल बी से इंडिकेट करता हूं, ठीक है। दोनों ग्रेडियंट डिसेंट यूज करने वाले हैं पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए। दोनों के दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ग्रेडियंट डिसेंट मेथड को यूज करेंगे, दोनों स्टूडेंट्स। यहां पे भी यूनिवर्सिटी के बच्चे ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज करने वाले हैं।
ग्रेडियंट डिसेंट में हमें क्या करना पड़ता है सर? इनिशियलाइज करना पड़ता है सबसे पहले पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूं आपके पास एक ऐसा डेटा सेट है जहां पे सिर्फ सिंगल फीचर है, ठीक है? तो यहां पे पैरामीटर्स कितने हो गए सर? आप समझ पा रहे हो राइट? W1 एक पैरामीटर होगा, W0 एक पैरामीटर होगा। यहां के बच्चों के पास भी W1 एक पैरामीटर होगा, W0 एक पैरामीटर होगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या बोलता है सबसे पहले? इनिशियलाइज करने के लिए बोलता है, इनिशियलाइज करने के लिए बोलता है इन पैरामीटर्स के वैल्यू। तो स्टैनफोर्ड के बच्चों का क्लेम ये है कि मैंने इस तरह से इनिशियलाइज किया इन पैरामीटर्स का वैल्यू, ठीक है? बर्कली के स्टूडेंट्स ने भी इनिशियलाइज किया है कुछ तो, पर स्टैनफोर्ड के बच्चे बोल रहे हैं कि हमने इस तरह से इनिशियलाइज किया है कि हम ग्रेडियंट डिसेंट जब यूज करेंगे तब मैं बेटर ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। ये उनका क्लेम है, ठीक है? वो देखिए क्या बता रहे हैं, वो बेटर ऑप्टिमम तक रीच कर पाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली मतलब ये है कि ये बच्चे बेटर ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर के वैल्यूज ढूंढ पाएंगे, और इसका रीजन वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने इनिशियलाइज बहुत बेहतरीन किया था, ठीक है? ये डिस्कशन थोड़ा बाजू में रखते हैं, ये डिस्कशन थोड़ा बाजू में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ना एक फंक्शन बनाता हूं जो ऐसे कुछ तो दिखाई देता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये है उसका लोवेस्ट वैल्यू, इस फंक्शन का लोवेस्ट वैल्यू ये इस पर्टिकुलर एक्स स्टार पे आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक दोस्त है, आपका एक दोस्त है जो यहां से शुरू करता है, और आपका एक दूसरा दोस्त है जो यहां से शुरू करता है। जिसने यहां से शुरू किया था वो ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते 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 ग्लोबल मिनिमम तक ही कन्वर्ज करेगा। जो आपके दूसरे दोस्त ने यहां से शुरू किया था वो भी ग्रेडियंट डिसेंट अगर अप्रोप्रिएट यूज करेगा तो वो भी ग्लोबल मिनिमम तक कन्वर्ज कर सकता है, राइट? तो अगर आपका कॉस्ट फंक्शन कॉन्वेक्स है तो इनिशियलाइजेशन कहां से किया था वो मैटर ही नहीं करता, राइट? और आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रॉब्लम यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली यहां पे कॉस्ट फंक्शन कॉन्वेक्स होने वाला है, डेफिनेटली यहां पे कॉस्ट फंक्शन कॉन्वेक्स होने वाला है। तो इनिशियलाइजेशन आपने कहां से किया था मैटर नहीं करता है। तो यहां पे जो स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं स्टैनफोर्ड के, वो एक गलत क्लेम है, तो यहां पे मैं फॉल्स को टिक मार्क करूंगा, ठीक है? मैंने फॉल्स को बबल किया, ये गलत क्लेम है सर स्टैनफोर्ड के बच्चों का। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी मॉडल ऑड्स रेशियो एज अ लीनियर फंक्शन। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे पी क्या समझना है सर? आपको आपको पी आपका एच ऑफ एक्स समझना है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में क्या बातें करके बताई गई है कि p डिवाइडेड बाय 1 - p, ये कैसे दिखाई देगा सर? फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आपके पास सिंगल फीचर वाला डेटा सेट है, ये कैसे दिखाई देगा? W0 प्लस W1 x, ऐसे कुछ तो दिखाई देगा। ये क्लेम कर रहे हैं, क्या ये क्लेम सही है? ये क्लेम गलत है सर। क्यों? अगर वो लॉग ऑड्स के बारे में बात करते, लॉग ऑड्स के बारे में बात करते तभी ये क्लेम सही होता। तो ये वाला क्लेम जो उन्होंने किया है वो फॉल्स क्लेम है। मैं होप कर रहा हूं कि आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी समझ पाए। ये देख के तुरंत टिक मार्क नहीं करना है, थोड़ा अच्छे से रीड करना है, लॉग ऑफ ऑड्स बताया है क्या। ओके, अभी मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। इसे रीड करते हैं सबसे पहले। सपोज योर ट्रेनिंग डेटा सेट, यहाँ पे मैं लिखते जाता हूं। आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट प्रोवाइडेड है, आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट प्रोवाइडेड है, ट्रेनिंग डेटा सेट। इसमें क्या बताया गया है सर? आपके पास दो क्लास क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है इन वन डायमेंशन। क्या लिखा गया है सर? इन वन डायमेंशन, ठीक है? यहां पे आप देख सकते हैं d = 1 बताया गया। आपका xi कोई तो एक रियल वैल्यू लेगा। तो इसे अगर मुझे टैबुलर फॉर्मेट में बताना होगा, मैं कैसे टेबल बनाऊंगा सर? x के लिए एक सिंगल कॉलम रखूंगा, y के लिए भी एक सिंगल कॉलम रखूंगा, ठीक है? आप समझ पा रहे हो राइट कि आपका x एक वन डायमेंशन है, d = 1 है। आगे लिखा गया है कंटेन्स 3 सैंपल पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि आपके डेटा सेट में कितने ऑब्जर्वेशन हैं सर? आपके डेटा सेट में आप सोच सकते हो n का वैल्यू
3 है, आपके पास सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके, पहले ऑब्जर्वेशन के बारे में यहां पे लिखा है x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। सेकेंड ऑब्जर्वेशन के बारे में यहां पे लिखा गया है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में यहां पे लिखा गया है x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पाए हो। इसे इरेज कर देते हैं। आपको बताना है कि अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करने वाले थे, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ w एंड b गिवन बाय लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मुझे बताइए, अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करोगे, पैरामीटर्स आप कैसे फाइंड करते हो? पैरामीटर्स आप कैसे फाइंड करते हो? मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पे लिखते जा रहा हूं। पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए मैं ग्रेडियंट डिसेंट मेथड यूज करता हूं। ग्रेडियंट डिसेंट मेथड को मैं यूज करता हूं, राइट? इतना मेरे हिसाब से आपको पता होगा। और ग्रेडियंट डिसेंट में मुझे, राइट, इटरेशंस बताने पड़ते हैं कि आप कब तक इटरेशंस चलाने वाले हो, आप कब तक इटरेशंस चलाने वाले हो। तो अगर यहाँ पे आपको इटरेशंस नहीं बताया जाए, अगर आपको यहाँ पे इटरेशंस नहीं बताए जाए, तो आपको क्या करना है सर? आपके कॉस्ट फंक्शन के लोवेस्ट वैल्यू तक आप जब तक नहीं जाते, तब तक आप इटरेशंस चलाते रह सकते हैं, ऐसा आप सोचिए। ओके, तो मुझे इटरेशंस पे कोई लिमिट नहीं है। मैं इटरेशंस बढ़ाते जा सकता हूं, अपडेट करते जा सकता हूं, अपडेट रूल चलाते जाऊंगा इटरेशंस बाय इटरेशंस। क्यों? क्योंकि मैं लोवेस्ट पॉइंट तक अपने कॉस्ट फंक्शन के पहुंचना चाहता हूं। ओके, इटरेशंस पे कोई लिमिट नहीं है, और उस हिसाब से मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो इस सिनारियो को ना सबसे पहले आपके फीचर स्पेस पे थोड़ा देखते हैं कैसे दिखाई देता है। आपके फीचर स्पेस में, फीचर स्पेस, ओके, फीचर स्पेस में मुझे देखिए, एक सिंगल फीचर के लिए एक सिंगल एक्सिस होगा। फीचर स्पेस के लिए मैं एक सिंगल एक्सिस बनाऊंगा, राइट? यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल ओरिजिन है आपका, यहाँ पे सपोज आपका ओरिजिन है। एक्स के क्या क्या वैल्यूज हैं सर? एक्स का वैल्यू हो सकता है -1, 1 या फिर 3। ठीक है, एक मिनट। एक तो -1 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। ओके, एक काम करते हैं, जो 1 वाले पॉइंट्स हैं उन्हें मैं इस सिंबल के साथ इंडिकेट करूंगा, और जो जीरो क्लास वाले पॉइंट्स हैं उन्हें मैं इस सिंबल के साथ इंडिकेट करूंगा। तो 1 वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 पे है, 1 वाला लेबल x इक्वल टू 3 पे है, और आपका x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, तो उसे मैंने क्रॉस से इंडिकेट किया। मैं किससे इंडिकेट करने वाला हूं? फीचर स्पेस में मैं यहाँ पे बता दिया हूं। ओके, अब आपका यहाँ पे सेंस बनता होगा, राइट, कि अगर आप यहाँ पे ऐसा डेटा सेट सोच रहे हो, तो यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री क्या होगा सर? डिसीजन बाउंड्री डेफिनेटली कट ऑफ होगा। ठीक है, कट ऑफ पॉइंट होगा। आपको सेंस बनता होगा कि x इक्वल टू 0 ये आपका कट ऑफ पॉइंट होना चाहिए, ये आपका कट ऑफ पॉइंट होना चाहिए, या फिर ये आपका डिसीजन बाउंड्री होना चाहिए, ये आपका डिसीजन बाउंड्री होना चाहिए। ये मुझे सेंस बनता है। ठीक है, तो जो सेंस बन रहा है उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं। मेरे को लगता है कि ये डिसीजन बाउंड्री मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन बाउंड्री होगा, तो x इक्वल टू 0 मैंने डिसीजन बाउंड्री सोचा। ओके, इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। तो मैं होप कर रहा हूं कि मैंने डिसीजन बाउंड्री अपने अंदाजे से एक बनाया है, ये आप समझ पाए हो। अभी इस प्लॉट को ना थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये फीचर स्पेस का प्लॉट है। समझिए, अगर मैं आपके एच ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का अगर ग्राफ बनाता, एच ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का अगर ग्राफ बनाता, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऐसा सिग्मॉइड फंक्शन फिट करने पे सेंस बनता है, या फिर ऐसा सिग्मॉइड फंक्शन फिट करने पे सेंस बनता है? तो आपका भी आंसर होगा सर कि ऐसा सिग्मॉइड फंक्शन मुझे फिट करना चाहिए। ये आप क्यों बता पाओगे पता है? क्योंकि आप बताओगे सर क्लास 0 वाले पॉइंट्स यहां पे है, क्लास 1 वाले पॉइंट्स यहां पे है, तो ट्रेनिंग होने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा सिग्मॉइड फंक्शन ऐसा वाला होना चाहिए, राइट? तो ये आपको तभी मिल सकता है
ये आपको तभी मिल सकता है जब आप सोचो, जैसे यहां पे आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, एक W है और एक B है। ये तभी आपको मिल सकता है जब ये आप आपके W का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो सोचो। ये आपको तभी मिल सकता है जब आपको W का वैल्यू मैं ग्रेटर देन जीरो होगा ये बताओ। अगर लेस देन जीरो सोचोगे तो ऐसा वाला सिग्मॉइड फंक्शन फिट होके मिलेगा। तो ऐसा नहीं हम चाहते, राइट? ऐसा नहीं हम चाहते हैं। हम ऐसा वाला सिग्मॉइड फंक्शन चाहते हैं। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में जब मैं डिस्कशन करूंगा, W ग्रेटर देन जीरो सोच के करूंगा। ओके, अभी हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं चीजें आगे लेके जाता हूं। क्योंकि आपने सोचा था कि आपके पास एक सिंगल फीचर है, तो इन जनरल आपका डिसीजन बाउंड्री का एक्सप्रेशन कैसा आता है सर? इन जनरल आपके डिसीजन बाउंड्री का एक्सप्रेशन कैसा होता है सर? इन जनरल मेरे डिसीजन बाउंड्री का एक्सप्रेशन होता है W x प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब तक यहां पे आप W1 x प्लस W0 इक्वल टू जीरो लिख रहे थे सिंगल फीचर वाले एग्जाम्पल के लिए। बस बस मैंने W1 की जगह W सोचा है, W0 की जगह B सोचा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने पैरामीटर्स के नाम सिर्फ, लेटर सिर्फ अलग चूज किए हैं। ओके, तो ये होता है आपका डिसीजन बाउंड्री। ओके, क्या हो अगर मैं आपको बोलूं, क्या हो अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे ना ये डिसीजन बाउंड्री चूज करना है, मुझे ना ये डिसीजन बाउंड्री चूज करना है, तो क्या आपका डिसीजन बाउंड्री चेंज होने वाला है? नहीं। इस केस में भी, इस केस में भी आपका जो डिसीजन बाउंड्री है, कट ऑफ पॉइंट है, वो -b/w पे है। इस केस में भी दोनों जगह आपका कट ऑफ पॉइंट एग्जैक्टली सेम ही है सर, -b/w। ठीक है, तो आप इसे भी डिसीजन बाउंड्री समझ सकते हो, इसे भी आपका डिसीजन बाउंड्री समझ सकते हो, पर दोनों सिनारियोस में ना थोड़ा डिफरेंस है। दोनों सिनारियोस में थोड़ा डिफरेंस है। मैं आपको ये वाला सिनारियो ना थोड़ा बताना चाहता हूं। इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। 10,000 टाइम्स WX प्लस 10,000 टाइम्स B इक्वल टू जीरो। थोड़ा नोट करिए, यहां पे आप पैरामीटर के वैल्यू W सोच रहे हो, यहां पे आपका पैरामीटर का वैल्यू आप B सोच रहे हो, पर यहां पे आप आपका पैरामीटर का वैल्यू 10,000 टाइम्स W सोच रहे हो, 10,000 टाइम्स B सोच रहे हो, राइट? तो यहां पे आप आपका पैरामीटर्स काफी ह्यूज सोच रहे हो। यहाँ पे आपके आप पैरामीटर्स काफी ह्यूज सोच रहे हो, ये सबसे पहले दिमाग में रखिए। आपके पैरामीटर्स के वैल्यूज यहाँ पे ह्यूज है, मैं देख पा रहा हूं। ओके, और आपके एग्जाम्पल के हिसाब से x इक्वल टू जीरो आया था सर, x इक्वल टू जीरो आया था। x इक्वल टू जीरो मेरे लिए अच्छा डिसीजन बाउंड्री हो सकता है, मुझे पता चला था। तो यहाँ पे भी अगर आप कट ऑफ के आगे जीरो लिख दोगे, यहाँ पे भी अगर आप कट ऑफ के आगे जीरो लिख दोगे, तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या बन जाता है सर? मैं सोच सकता हूं कि बी को मैं जीरो सोच सकता हूं। मैं सोच सकता हूं कि मुझे बी को जीरो सोचना है। ओके, ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, बी को मैं यहां पे जीरो सोच सकता हूं, इस पर्टिकुलर डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से भी और आपके इस पर्टिकुलर डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से भी। ओके, तो अगर मुझे दोनों जगह अपना हाइपोथेसिस फंक्शन लिखना होगा, दोनों जगह अगर मुझे अपना हाइपोथेसिस फंक्शन लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? जैसे एच ऑफ एक्स यहां पे मैं कैसे लिखूंगा? 1/(1+e⁻W(x) प्लस बी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि बी तो जीरो सोचा है। वैसे यहां पे आपका हाइपोथेसिस फंक्शन क्या होगा सर? इस डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से यहां पे आपका हाइपोथेसिस फंक्शन होगा 1/((10,000 टाइम्स W)। ओके, ओके, अब एक काम करते हैं, आपका जो ये डेटा सेट है यहां पे मैं बना लेता हूं। आपका ये जो डेटा सेट था यहां पे मैं बना लेता हूं। ठीक है, कि उसके रेस्पेक्ट में हमें बातें करनी है। -1 पॉइंट पे जीरो वाला क्लास है, 1 और 3 पॉइंट पे क्लास 1 वाला पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पे सोचने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके ना इस ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करिए, आपके इस ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करिए। इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक्स का क्या वैल्यू है सर?
आपके x का वैल्यू है -1, तो -1 यहां पे भी लिखिए, -1 यहां पे भी लिखिए, और देखिए क्या होता है। जैसे कि h ऑफ -1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस w इंटू -1, तो ये -1 और ये साइन कैंसिल हो सकता है। अभी सेम लॉजिक के हिसाब से अगर आप यहां पे सोचोगे, तो यहां पे h ऑफ -1 कैसे दिखाई देगा सर? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर 10,000 टाइम्स w। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ये वाला h का वैल्यू इस जीरो के ज्यादा क्लोज होगा, या फिर ये वाला h का वैल्यू इस जीरो के ज्यादा क्लोज होगा? तो आपका दिमाग चलना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए सर? मुझे ये वाला क्वांटिटी ह्यूज दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, राइट? ये क्यों बता पा रहे हो सर? क्योंकि यहाँ पे ई पावर समथिंग बिग है, यहाँ पे ई पावर रिलेटिवली छोटा एक्सपोनेंशियल का पावर है, यहाँ पे बड़ा एक्सपोनेंशियल का पावर है, तो यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी होने वाली है। तो 1 डिवाइडेड बाय समथिंग ह्यूज, तो ये ज्यादा जीरो के क्लोज होगा, राइट? ये ज्यादा एक्चुअल जीरो के ज्यादा क्लोज होगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर मेरा पैरामीटर का वैल्यू मैं बड़ा करते जाऊं, इससे भी बड़ा करते जाऊं, तो मैं और ज्यादा जीरो के क्लोज जाऊंगा सर, मैं और ज्यादा जीरो के क्लोज जाऊंगा, एक्चुअल वाई के वैल्यू के ज्यादा क्लोज जाऊंगा, ठीक है? ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। जब मैंने एक y इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट y इक्वल टू जीरो वाला कंसीडर किया, आप देख सकते हो किस तरह से पैरामीटर्स के वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करते जाऊं, तो हो क्या रहा है सर? हो क्या रहा है सर? यहां पे मैं लिख लेता हूं। हो क्या रहा है कि आपका h ऑफ x का वैल्यू बहुत क्लोज टू एक्चुअल y का वैल्यू बनते जा रहा है। अगर मैं पैरामीटर का वैल्यू यहां पे इंक्रीज करूं, तो ये बहुत ही क्लोज टू जीरो बनते जाएगा, क्योंकि y एक्चुअल में जीरो है। ओके, तो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया y इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट को लेके, y इक्वल टू जीरो पॉइंट को लेके, इस पॉइंट को लेके। अभी कोई दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते, क्या प्रॉब्लम है? फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट को कंसिडर कर लीजिए, इस पॉइंट को। इस पॉइंट के हिसाब से x का वैल्यू 3 है, तो चलो वो देखते हैं क्या होगा। x का वैल्यू 3 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस 3 टाइम्स w। यहां पे क्या होगा सर? h का वैल्यू एट 3, यहां पे होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस, ठीक है? यहाँ पे एक्चुअली w x भी है, राइट? यहाँ पे मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो, आपके हाइपोथेसिस फंक्शन में यहाँ पे x भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा सर? 30,000 टाइम्स w आएगा। अगर आप यहाँ पे x के जगह यहाँ पे 3 लिखोगे, तो ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगा सर? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में 30,000 टाइम्स w दिखाई देगा नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि आपने x के जगह सिर्फ 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, x के जगह 3। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ये वाला वैल्यू ज्यादा क्लोज टू 1 दिखाई देगा, या फिर ये वाला वैल्यू ज्यादा क्लोज टू 1 दिखाई देगा? तो आपका वापस से दिमाग चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए सर? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में ज्यादा नेगेटिव बड़ा पावर है, राइट? ये ज्यादा नेगेटिव है एक्सपोनेंशियल में, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूं ये ज्यादा स्मॉलर क्वांटिटी है, ये ज्यादा स्मॉलर क्वांटिटी है इसके कंपैरिजन में, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल के पावर में ज्यादा नेगेटिव बड़ा वैल्यू है, ज्यादा बड़ा नेगेटिव वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू छोटा होने वाला है इसके कंपैरिजन में। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज टू 1 आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है? आपके इस वाले हाइपोथेसिस में क्लोज टू 1 आने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं देख सकता हूं कि क्लास 1 वाले पॉइंट में भी अच्छा काम कर रहा है, क्लास 1 वाले पॉइंट में भी आपका ये हाइपोथेसिस, क्लास 1 वाले पॉइंट में भी ये वाला हाइपोथेसिस ज्यादा क्लोज टू एक्चुअल y का वैल्यू होगा, राइट? यहाँ पे एक्चुअल y का वैल्यू 1 है, ये ज्यादा वैल्यू क्लोज टू 1 होगा। तो मैं क्या देख सकता हूं, अगर मैं पैरामीटर्स के वैल्यूज इंक्रीज करते जाऊं, अगर मैं अपने पैरामीटर्स के वैल्यूज अगर इंक्रीज करते जाऊं,
तो मेरा एच ऑफ एक्स आपके हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए क्लोज टू एक्चुअल वाई दिखाई देने लगेगा। ठीक है, आपका एच ऑफ एक्स आपके हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए क्लोज टू एक्चुअल वाई दिखाई देने लगेगा। इसे मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिखूं या फिर और एक पेज बनाऊं? और एक पेज बनाते हैं, चलिए। ओके, तो आपने क्या देखा? ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कहानी है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या कहानी है सर? सबसे पहला चीज तो यहां पे आपको ये लिखना है कि आप ऐसा एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन कर रहे हो जहां पे डेटा लीनियरली सेपरेबल है। जहां पे आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल है, तो ये डेटा जब लीनियरली सेपरेबल होता है तब की बातें हैं। डेटा लीनियरली सेपरेबल, सेपरेबल। ओके, अगर आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल है तो आप क्या कर सकते हैं? पैरामीटर के वैल्यूज, पैरामीटर वैल्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? क्यों करना है सर ये? ताकि एच ऑफ एक्स का वैल्यू फॉर ईच ith ऑब्जर्वेशन विल बी वेरी क्लोज टू एक्चुअल y का वैल्यू फॉर दैट ith ऑब्जर्वेशन। मैटर नहीं करता कि क्लास 0 की बात हो रही है कि क्लास 1 की बात हो रही है, ये दोनों केसेस में वैलिड है। अगर आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल है, आप पैरामीटर के वैल्यूज इंक्रीज करते जाइए तो उतना क्लोज होगा आपके सिग्मॉइड का आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाया। एक बहुत ही ब्यूटीफुल थियोरी हमने समझा है। ठीक है, तो मैंने आपको पता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के स्टार्ट में बताया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के स्टार्ट में बताया था कि आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो कॉस्ट फंक्शन है ना, आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो कॉस्ट फंक्शन है ना, वो कॉन्वेक्स तो है, वो कॉन्वेक्स तो है, पर नेसेसरी नहीं है कि उसमें एक फाइनाइट पैरामीटर के वैल्यूज पे ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका ग्लोबल मिनिमम इंफिनिटी पे एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला वो सिनारियो था। अगर आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल हो तो आप क्या कर रहे हो सर? हर एक इटरेशन में पैरामीटर के वैल्यूज इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, हर एक इटरेशन में पैरामीटर के वैल्यूज इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, इस होप के साथ कि आप उस इंफिनिटी पे बैठे हुए ग्लोबल मिनिमम को अप्रोच कर सको। आप समझ पा रहे हो क्या? मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हो, एक बेसिक सा मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक फंक्शन सोचता हूं e⁻⁻x। ये फंक्शन कैसे दिखाई देता है सर? ये फंक्शन कुछ ऐसे दिखाई देता है। x=0 पे इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स फंक्शन है सर, ये कॉन्वेक्स फंक्शन है। जैसे कि अगर आप किसी भी दो पॉइंट पे लाइन बनाइए, किसी भी दो पॉइंट पे लाइन बनाइए, आपको हमेशा वो लाइन उस कर्व के ऊपर ही दिखाई देगा, हमेशा वो लाइन उस कर्व के ऊपर ही दिखाई देगा। एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, पर इसका मिनिमम वैल्यू कहां पे आता है सर? x टेंड्स टू इंफिनिटी पे आता है। तो अगर आप यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करोगे, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहां से इनिशियलाइज करते हो, तो अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, आप अपडेट करते ही जाओगे। सिर्फ समझ रहे हो? आप अपडेट करते जा सकते हो, पर कभी भी आप इंफिनिटी को अप्रोच नहीं, मतलब इंफिनिटी को पहुंच नहीं सकते। अप्रोच कर सकते हो पर एग्जैक्टली वहां पहुंच नहीं सकते। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप आपके एक्स के वैल्यू को इंक्रीज करते आ रहे हो, इंक्रीज करते आ रहे हो, इंक्रीज करते आ रहे हो, इस होप के साथ कि मैं अभी जाके ग्लोबल मिनिमम को पहुंचूंगा, पर ग्लोबल मिनिमम तो इंफिनिटी पे है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। तो आप एक्स के वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हो। तो वैसा वाला सिनारियो कुछ तो हो जाता है आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, जब आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल होता है और यहां पे आपका कॉस्ट फंक्शन मल्टीपल डायमेंशन में होता है, राइट? 3D में हो सकता है, 4D में हो सकता है, 5D में हो सकता है, तो वो मैं आपको विजुअलाइज नहीं करा सकता, पर बेसिक मैं हो सकता हूं कि आप समझ पा रहे हो कि हम हर एक अपडेट में पैरामीटर के वैल्यूज इंक्रीज करते जा रहे हैं, इस होप के साथ कि अभी हम ग्लोबल मिनिमम पे पहुंचेंगे, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट फंक्शन पे मैं पहुंचूंगा, इस होप में। ठीक है, इसे यूसी बर्कली ने भी बताया है अपने नोट्स में। ओके, तो ये
यूसी बर्कली के नोट्स में से है। यहाँ पे देखिए, अगर आपके सैंपल पॉइंट्स आर लीनियरली सेपरेबल, ये आपका डिसीजन बाउंड्री है। कोई भी पॉइंट डिसीजन बाउंड्री पे नहीं होना चाहिए और डेटा लीनियरली सेपरेबल होना चाहिए। तो आप स्केल करिए आपके डिसीजन बाउंड्री को इस तरह से कि आपके सिग्मॉइड का आउटपुट क्लास 1 वाले पॉइंट के लिए, ठीक है, क्लास 1 वाले पॉइंट के लिए, ठीक है, क्लास 1 वाले पॉइंट के लिए 1 की तरफ दिखाई देना चाहिए, एंड क्लास 0 वाले पॉइंट के लिए सिग्मॉइड का आउटपुट टेंस टू 0 दिखाई देना चाहिए। ये कब होगा सर? ये तब होगा अगर आप आपके पैरामीटर के वैल्यूज को, मतलब पैरामीटर के वैल्यूज को टेंस टू इंफिनिटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करोगे, तब आपको आपका कॉस्ट फंक्शन टेंस टू 0 दिखाई देगा, तब आपको आपका कॉस्ट फंक्शन टेंस टू 0 दिखाई देगा। ठीक है, जैसे यहां पे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास W1 एक पैरामीटर है, W0 एक पैरामीटर है, तो आपको क्या करना है सर? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इससे आप एक वेक्टर बनाओ W का, इसमें पहला कंपोनेंट फॉर एग्जाम्पल W1 रखिए, दूसरा कंपोनेंट फॉर एग्जाम्पल W0 रखिए। तो आपकी थियरी ये बताती है कि आपके कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू W1 W0 ये टेंस टू 0 तब होगा, ये टेंस टू 0 तब होगा जब आप नॉर्म ऑफ W को टेंस टू इंफिनिटी करोगे, नॉर्म ऑफ W को टेंस टू इंफिनिटी करोगे। हमारे केस में तो W0 0 था, ठीक है, हमारे केस में W0 0 था, इसलिए हमने W1 को ही टेंस टू इंफिनिटी की तरफ लेके जाने की कोशिश की थी, W1 को ही टेंस टू इंफिनिटी की तरफ लेके जाने की कोशिश की थी। पर इन जनरल आप बातें कैसे कर सकते हो? इन जनरल आप ये बातें कर सकते हो कि अगर मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डेटा लीनियरली सेपरेबल हो, अगर मैं इटरेशंस चलाते जाऊंगा इस होप में कि मैं ग्लोबल मिनिमम को पहुंचने वाला हूं, ताकि मैं कॉस्ट फंक्शन को 0 की तरफ लेके जा सकूं, तो ये तभी हो सकता है जब आपके नॉर्म W को, मतलब वेक्टर के नॉर्म को टेंस टू इंफिनिटी करोगे, ये तभी हो सकता है। ठीक है, आप कॉस्ट फंक्शन को तभी टेंस टू 0 कर सकते हो जब नॉर्म W टेंस टू इंफिनिटी होगा। ओके, तो ये लिमिट्स में बातें हो रही है, सारी बातें लिमिट्स में हो रही है। ओके, तो अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका लास्ट ऑप्शन वो वाली बातें कर रहा है, सिर्फ लास्ट ऑप्शन वो वाली बातें कर रहा है। मैं होप कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपने एंजॉय किया सर। थैंक यू। ओके, अब लास्ट में मैं आपको एक चीज थोड़ा डिटेलिंग में बताना चाहता हूं। मैंने आपके ऑप्शंस पहले ही देख लिए थे, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बी का वैल्यू 0 कंसीडर कर लिया था। ठीक है, मैं बताना क्या चाहता हूं, देखिए, मैंने आपके सामने ये डिसीजन बाउंड्री कंसीडर किया था। इस डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, राइट? मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। तो कट ऑफ के आगे आपने 0 लिख दिया था क्योंकि डिसीजन बाउंड्री 0 पे है। तब तक W के बारे में हमने कुछ एनालिसिस नहीं किया सर, W के बारे में हमने कोई एनालिसिस नहीं किया था, इसलिए मैंने B के वैल्यू को 0 कंसीडर करते हुए, B के वैल्यू को 0 कंसीडर करते हुए आपका एनालिसिस शुरू किया। B के वैल्यू को 0 कंसीडर करते हुए एनालिसिस को मैंने शुरू किया। पर हमने क्या देखा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन W को टेंस टू इंफिनिटी की तरफ लेके जा सकता है, W को टेंस टू इंफिनिटी की तरफ लेके जा सकता है, राइट? तो जब W टेंस टू इंफिनिटी की तरफ जाने ही वाला है, तो B का तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू चल सकता है, राइट? तो मैं बोल सकता हूं कि एज अ नोट, B कैन बी एनी वैल्यू, B का कोई भी फाइनाइट वैल्यू चलेगा, फाइनाइट वैल्यू कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, क्योंकि अगर ये डिसीजन बाउंड्री है जो कि है -B/W पे एट W टेंस टू इंफिनिटी, ये 0 होने वाला है, राइट? एट लिमिट W टेंस टू इंफिनिटी आपका डिसीजन बाउंड्री यही होने वाला है, तो B का तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू चलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहां पे मैं एक और ऑप्शन ऐड कर दूं, ई ऑप्शन, W इक्वल टू इंफिनिटी, B इक्वल टू 10। ठीक है, आपके इस ऑप्शन पे सिर्फ फोकस करिए, आपके इस ऑप्शन पे सिर्फ फोकस करिए। इस ऑप्शन के हिसाब से आपका पैरामीटर वेक्टर कैसे दिखाई देता है सर? इस ऑप्शन के हिसाब से
आपका पैरामीटर वेक्टर कैसे दिखाई देता है। इस ऑप्शन के हिसाब से मेरा पैरामीटर वेक्टर कुछ ऐसे दिखाई देता है। अगर मैं बोलूंगा कि इस पैरामीटर वेक्टर का नॉर्म लीजिए, इस पैरामीटर वेक्टर का नॉर्म लीजिए, तो इसका नॉर्म क्या होगा सर? इसका नॉर्म टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, राइट? इसका नॉर्म टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। अगर आपका W टेंड्स टू इन्फिनिटी होने वाला है तो इस पैरामीटर वेक्टर का नॉर्म टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे मेरा कॉस्ट फंक्शन के वैल्यू को टेंड्स टू जीरो कर रहा हूं, राइट? मेरे कॉस्ट फंक्शन के वैल्यू को टेंड्स टू जीरो कर रहा हूं। और इस कंडीशन के हिसाब से भी आपका डिसीजन बाउंड्री इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही है, जो लीनियरली डेटा को सेपरेट कर रहा है और किसी भी पॉइंट को नहीं टच कर रहा है। तो ये भी आपका एक राइट ऑप्शन हो सकता है, ये भी आपका एक राइट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यूसी बर्कली के नोट्स में क्लियरली लिखा गया है कि अगर आपका डेटा लीनियरली सेपरेट हो सकता है एक डिसीजन बाउंड्री से और वो डिसीजन बाउंड्री किसी भी पॉइंट को नहीं टच कर रहा है, तो क्या होगा सर? पैरामीटर वेक्टर के नॉर्म को टेंस टू इंफिनिटी करने की कोशिश करेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ताकि कॉस्ट फंक्शन टेंस टू जीरो हो सके, ताकि कॉस्ट फंक्शन टेंस टू जीरो हो सके। इतना सिंपल सा कहानी है। ओके, तो बी का कोई भी फाइनाइट वैल्यू इस क्वेश्चन में चल सकता था। थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे मैथमेटिकली हैवी होगा। अगर आपने मेरे से मैथ्स सीखा है तो आपको शायद से इतना डिफिकल्टी नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी में ये सारे चीजें डिस्कस करता हूं। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे रीड करता हूं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी कंफर्ट आए। कंसिडर द बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। y मतलब आइदर जीरो होगा या फिर वन होगा, इसलिए बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन है। y क्या होता है सर? इज द लेबल या फिर टारगेट। मैं होप कर रहा हूं आपको पता है नाम। y को आइदर लेबल बताया जाता है या फिर टारगेट बताया जाता है। एंड वी हैव प्रायर प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू जीरो, ये कुछ बताया गया है। मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहता हूं इसे आपको कैसे देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू जीरो बताया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू वन बताया गया है। सबसे पहले यहां पे मैं बता देना चाहता हूं, आप इस चीज पे भी ध्यान दीजिए, इस चीज पे भी ध्यान दीजिए कि आपका y क्या था सर? एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। ये जो y है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, राइट? y के सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट, जीरो या फिर वन। इसलिए y आपका एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। इसलिए इस p को मैं प्रोबेबिलिटी की तरह बता रहा हूं। इस p को मैं क्या रीड कर रहा हूं? प्रोबेबिलिटी रीड कर रहा हूं। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू जीरो बताया गया है दिस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू वन बताया गया है वन माइनस दिस ऑटोमेटिकली। ओके, ओके। अगर आप इस क्वेश्चन को आगे रीड करना चाहते हो, हम डायरेक्टली रीड करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप आपके लिए थोड़ा आसान करना चाहते हो, इस क्वांटिटी को हाफ इमेजिन करिए, तो ऑटोमेटिकली ये टर्म भी क्या बन जाएगा सर? वन माइनस हाफ, हाफ ही बन जाएगा। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप नहीं भी इमेजिन करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इफ वी मॉडल p of x given y equal to 1 and p of x given y equal to 0 using the following distribution, मतलब इस रैंडम वेरिएबल को और इस रैंडम वेरिएबल को अगर आप इन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मॉडल करोगे, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, विच वन विल कॉज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी टू हैव अ लॉजिस्टिक फंक्शन फॉर्म। आपको क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ y इक्वल टू वन गिवन x को सिग्मॉइड फंक्शन की तरह दिखाएगा। ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन की तरह दिखाएगा, ये आपको बेसिकली क्वेश्चन है। ठीक है, लॉजिस्टिक फंक्शन का फॉर्म क्या होता है? सिग्मॉइड फंक्शन होता है, राइट? तो आपको पूछा गया है, जब आप इस रैंडम वेरिएबल को x गिवन y इक्वल टू वन को, x गिवन y इक्वल टू जीरो को, ये जो दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, इन्हें इन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मॉडल करोगे, तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रोबेबिलिटी सिग्मॉइड फंक्शन की तरह दिखाई देता है? ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी मैं सिग्मॉइड फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकता हूं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे मैं एच ऑफ एक्स लिख लेता हूं क्योंकि एच ऑफ एक्स आपको पता है। इसे आप थोड़ी देर में समझोगे अच्छे अच्छे से भी, अभी के लिए सिर्फ थोड़ा
बेयर करिए मेरे से, ई पावर माइनस W1x प्लस W0। जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी एक फीचर है, ऐसा समझिए। जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी आपके पास सिर्फ एक ही फीचर है, समझिए। ठीक है, तो अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, विजुअलाइज करा सकता हूं। ओके, अगर आपका पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 इस फॉर्म में है, तो आप ये भी तो बोल सकते हो, तब मेरा log ऑफ h ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस h ऑफ x लीनियर फंक्शन की तरह दिखाई देगा, मुझे लीनियर फंक्शन की तरह दिखाई देगा। जैसे यहां पे क्या दिखाई देगा सर, वो W1x प्लस W0, राइट। अगर आपका पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सिग्मॉइड फंक्शन के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब है कि लॉग ऑफ ऑड्स लीनियर फंक्शन की तरह दिखाई देने वाला है। ये हमने देखा हुआ है अपने लेक्चर में। ओके ओके, एक और चीज यहां पे देखिए, लॉग ऑफ ऑड्स लीनियर इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू भी है, लीनियर इन टर्म्स ऑफ एक्स भी है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी एच ऑफ एक्स की जगह ये लिख लेता हूं। ठीक है, पी ऑफ वाई इक्वल टू 1 गिवन एक्स, पी ऑफ वाई इक्वल टू 1 गिवन एक्स। मुझे बताइए 1 माइनस पी ऑफ वाई इक्वल टू 1 गिवन एक्स क्या होता है? वाई इक्वल टू 0 गिवन एक्स होता है, राइट। ओके, तो मुझे क्या देखना है, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ये सेटिस्फाई कर सकता है। अब मेरी सिंपल सी कहानी क्या बन गई है सर, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। ओके सर, ये हम डेफिनेटली देखेंगे। सबसे पहले मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूं। तो अगर आप देखे होगे, एक्चुअली में इस रेशियो में इंटरेस्टेड हूं कहीं ना कहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन x डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 गिवन x, मैं इस रेशियो में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, तो ये रेशियो डेफिनेटली निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको बेस थ्योरम का थोड़ा रिकॉल कराना चाहता हूं। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम में आपने क्या देखा था, a गिवन b का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब आपके प्रोबेबिलिटी के नोट्स छान मारिए, आपको बेस थ्योरम ये दिखाई देगा। अब सेम आइडिया के साथ न्यूमरेटर को भी एक्सपांड करिए, डिनोमिनेटर को भी एक्सपांड करिए। ठीक है, यहां पे मैं दोनों के लिए बताना चाहता हूं। ये सबसे पहले न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, पी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1 इंटू पी ऑफ वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकता हूं, राइट। आप आपके इस टर्म को इसके साथ रिलेट करिए, तब आप इस टर्म को इसके साथ रिलेट कर पाओगे। ओके, अब सेम इसके लिए भी करिए, पी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 0 इंटू पी ऑफ वाई इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने आपके इस टर्म को, इस रेशियो को इस तरह से देख पा रहा हूं। तो अभी आप बेस थ्योरम का काम कर लिए हो, तो इसे इरेज कर देते हैं, थोड़ा जगह रखते हैं हमारे लिए। देखिए यहां पे भी पी ऑफ एक्स दिखाई दे रहा है, इसे भी कैंसिल कर दीजिए। यहां पे भी पी ऑफ एक्स दिखाई दिखाई दे रहा है, इसे भी कैंसिल कर दीजिए। ओके, अगर आप पहले ही इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को भी इक्वल समझ लेते हैं, तो आप क्या कर पाते सर, इन दोनों को भी कैंसिल कर पाते। पर अभी मैं आपकी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूं, वैसे करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम होने वाला है। ओके, तो अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, आपका एग्जामिनर जिस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम किया है उस पैटर्न में हम आ चुके हैं। अगर आप देखोगे, आपका एग्जामिनर पी ऑफ एक्स गिवन वाई, पी ऑफ एक्स गिवन वाई, पी ऑफ वाई, ये चीजों में आपकी बातें हो रही है, राइट। तो उसी टर्म्स में आप अभी आ चुके हो। ठीक है, और आपको क्या करना था सर, ये जो रेशियो है उसका लॉग लीनियर फंक्शन की तरह होगा क्या, मुझे देखना था। पर ये इस रेशियो को मैंने अभी इस टर्म्स में लाया है, तो अभी मैं कभी कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकता हूं क्या,
इसका अगर मैं लॉग लूंगा तो ये सेम है इसका लॉग लेने से। तो मुझे देखना है कि ये जो लॉग वाला टर्म है ये लीनियर फंक्शन की तरह दिखाई देगा क्या, ये लीनियर फंक्शन की तरह दिखाई देगा क्या, ये मुझे सिंपली देखना है। ठीक है, मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझा पाया हूं। तो आपके इस कहानी को मैंने एक नया रूप दे दिया, आपकी इस कहानी को मैंने नया रूप दे दिया। मुझे अगर बताना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो वो ऑप्शन राइट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी मैं सबसे पहले ऑप्शन पे फोकस करूंगा, आपके ऑप्शन 1 पे मैं फोकस करूंगा। ऑप्शन 1 पे, ऑप्शन 1 में क्या बताया गया है कि आपको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करना है विद इक्वल वेरिएंस। पर किसे, मॉडल किसे कर रहे हो सर, इसे कर रहे हो राइट। तो इसे ही एज्यूम करना है गॉसियन विद इक्वल वेरिएंस। इसे मैं समझाता हूं, ठीक है, इसे मैं समझाता हूं। आपको बताया गया है x गिवन y इक्वल टू 1, x गिवन y इक्वल टू 0, ये जो रैंडम वेरिएबल है इन्हें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन समझिए, इन्हें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन समझिए। ठीक है, और क्या बताया गया है सर इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, कि इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस होगा वो सेम होना चाहिए, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस होगा वो सेम होना चाहिए, इक्वल वेरिएंस। ठीक है, आप यहां पे मीन कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं मीन यहां पे म्यू1 सेलेक्ट किया हूं, यहां पे मैं म्यू2 सेलेक्ट किया हूं। ओके, तो ये बातें आपके एग्जामिनर आपको कर रहा था। तो आपके इस रैंडम वेरिएबल को आपने ये समझा है डिस्ट्रीब्यूशन, इस रैंडम वेरिएबल के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगा, ये समझा है। ओके, मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो x है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या फिर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो आपको दिखाई देना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जगह लिखा है x के लिए। तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है सर, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो मेरा वापस से एक नया क्वेश्चन, ठीक है, ये सब इरेज कर दे क्या, ये हमारी जरूरत का नहीं है। मेरा नया क्वेश्चन, ये जो टर्म्स लिख के दिए हैं इसे आप प्रोबेबिलिटी रीड करोगे या फिर पीडीएफ रीड करोगे, तो आपको समझ में आना चाहिए इन्हें आपको पीडीएफ की तरह रीड करना होगा। ये पीडीएफ हैं सर, प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका एक्स एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ये बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं। ओके, तो यहां पे मैं पीडीएफ लिख लेता हूं सबसे पहले। पी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1, ये इसका पीडीएफ कैसे दिखाई देगा सर, 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या किया सर, आपका ये जो आपने कहानी लिखा है उसे सिर्फ पीडीएफ में कन्वर्ट किया। अब आपके इस कहानी के लिए आपका दूसरा पीडीएफ लिखिए, यहां पे लिखता हूं पी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 0। अगर पीडीएफ लिखने की कोशिश करूं ये कैसा होगा, 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो देखिए आपके एग्जामिनर ने आपको बस इक्वल वेरिएंस लेने के लिए बोला था राइट। तो क्यों ना थोड़ा काम आसान करें, इक्वल वेरिएंस 1 समझे दोनों जगह, इक्वल वेरिएंस दोनों जगह 1 समझे। तो यहाँ पे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 1 देखूंगा, सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे भी 1 देखूंगा, यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर 1 होगा। ओके, तो इस पार्ट पे फोकस करिए जरा, इस पार्ट में स्पेसिफिकली मैं चाहता हूं इस हिस्से में फोकस करिए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो सर, आपके इन दोनों टर्म्स का रेशियो ले रहे हो, ऐसा आप सोच सकते हो राइट। दिस डिवाइडेड बाय दिस यहाँ पे आप देख सकते हो राइट। तो मुझे इसको इसके साथ डिवाइड करना है, अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो होगा क्या, ये पार्ट चला जाएगा, ये पार्ट चला जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो इसे आप न्यूमरेटर में लीजिए अभी, इसे अगर आप न्यूमरेटर में लोगे तो ये कैसे दिखाई देगा। सबसे पहले न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज लिख लेता हूं, एक्स माइनस म्यू1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
आपका डिनोमिनेटर वाला भी न्यूमरेटर में आ गया, x माइनस म्यू टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, मैंने क्या किया सर, इस पार्ट को भी न्यूमरेटर में ले लिया, तो ये माइनस साइन ऊपर आके प्लस बन गया। ओके, क्या इन दोनों एक्सपोनेंशियल को आप इस तरह से कर सकते हो क्या? यहां पे देखिए, ई पावर माइनस ए, ई पावर बी, इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या? ई पावर बी माइनस ए लिख सकते हो, राइट? अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है, इसे आप इस तरह से कंबाइन कर सकते हो। तो वही हम करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है? आपके इस पार्ट को अभी मैं फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ई पावर एक्स माइनस म्यू टू द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस म्यू वन द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने क्या देखा, आपके इस कंप्लीट पार्ट को मैं इसके इक्विवेलेंट बता सकता हूं। ठीक है, जब इसके इक्विवेलेंट बता सकते हो तो ये सब अभी आपका काम हो चुका है करके, तो इसे हटा दो सिंपली। इसे हटा देता हूं मैं। ओके, अब इस पार्ट की जगह मैं सिंपली ये लिख दूंगा, लॉग ऑफ, अभी आप सिर्फ समझिए कि मैं ये वाला पार्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है? ई पावर एक्स माइनस म्यू टू द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस म्यू वन द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहां पे क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0। ओके, यहां पे देख लेते हैं, y इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 क्या बताया गया है? ये बताया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 क्या होगा सर? 1 माइनस दिस होगा। तो 1 माइनस दिस ऐसा सब लिखने के जगह इसको भी एक सिंबल से इंडिकेट कर लेते हैं, इस तरह से। तो अभी मैं सेम कहानी यहां पे करूंगा। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं आपके ऊपर वाले लॉग को मैंने इस तरह से लिखने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहां पे देखिए, ये टर्म और ये टर्म सेपरेट हो सकता है, राइट? तो सेपरेट कीजिए ना, ठीक है? अगर इन दोनों टर्म्स को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस म्यू टू द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस म्यू वन द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये यहां पे एक लॉग में आ गया, प्लस लॉग ऑफ दिस रेशियो। एक्चुअली यहाँ पे 0 है ना, मैंने गलती से 2 लिख दिया। ओके, ओके, मैं होप कर रहा हूं इसे मैंने लॉग में कैसे स्प्लिट किया ये आपके लिए सेंस बनाता है। अभी अगर नेचुरल लॉग होगा, अगर आप यहाँ पे नेचुरल लॉग कंसीडर किए हो, अगर आप इसे नेचुरल लॉग कंसीडर किए हो, तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन लिख रहा हूँ। इसे आप कैसे दिख सकते हो? तब आपका एक्सपोनेंशियल वाला टर्म सिंपली गायब हो जाएगा। एक मिनट, और जो एक्सपोनेंशियल के पावर में वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या? लॉग ई यहाँ पे कुछ तो पावर में है, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं मैंने क्या किया। लॉग ई यहाँ पे कुछ तो पावर में है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, बी लॉग ई। अगर ये नेचुरल लॉग है तो लॉग ई क्या बन जाता है? सिंपली बी बन जाएगा, मतलब जो भी बी के, मतलब एक्सपोनेंशियल के पावर में, वो सिंपली इसका आंसर बन जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, एक्सपोनेंशियल के पावर में ये है तो मैंने वो एज इट इज लिख लिया। ओके, अब आपके इस पार्ट पे फोकस करिए, क्यों ना इस पार्ट को एक कांस्टेंट कुछ तो के माना जाए, इस पार्ट को कांस्टेंट कुछ तो के माना जाए। आपके इस पूरे कांस्टेंट को मैं एक नाम दे रहा हूं के। कुछ तो एक नंबर होगा, राइट? ये कुछ तो एक रियल वैल्यू होगा, कुछ तो एक रियल वैल्यू होगा। ओके, ओके, तो आपने इस पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके,
अब आपके इस पार्ट को मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मैं आपके सिर्फ इस पार्ट पे ही फोकस कर रहा हूं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए तो यहां पे मैं रेड पेन से करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स म्यू टू प्लस म्यू टू स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू वन माइनस म्यू वन स्क्वायर। अभी मैंने इस पार्ट को कैसे यहां पे सिंप्लीफाई किया, यहां पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। यहाँ पे डिवाइडेड बाई टू भी है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई टू भी है, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू भी है और यहाँ पे कुछ तो एक नंबर भी है के। ओके, तो आपने इस पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, तो आपने क्या देखा सर, आपके इस पूरे पार्ट को अब तक मैं यहां तक लेके आ गया हूं। आपके इस पूरे पार्ट को अब तक मैं यहां तक लेके आ गया हूं। ओके सर, अब यहां पे थोड़ा कहानी इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां से ना मैं कुछ तो कॉमन लेना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो इस इस डिनोमिनेटर के टू टू को ना थोड़ा गायब करिए, मतलब इसको पिक्चर में मत लीजिए, इसे इसे दूर रखिए। आपके ना एक्स को यहाँ पे कॉमन लीजिए और यहां से भी आपके एक्स को कॉमन लीजिए। तो इसे कैसे देख सकते हो सर आप, इसे कैसे देख सकते हो, 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू 2 इंटू एक्स, ऐसा कुछ तो देख सकता हूं। अगर आपके इस टर्म से और इस टर्म से मैं एक्स कॉमन ले लूं तो इसे मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूं। अब बचा हुआ टर्म क्या होगा सर, म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो आपके इस पूरे न्यूमरेटर को आपने यहां पे लिख लिया है सर, सिर्फ डिवाइडेड बाय टू यहां पे करना है। ठीक है, तो यहां पे भी डिवाइडेड बाय टू कर देता हूं और यहां पे भी डिवाइडेड बाय टू कर देता हूं। अब ये बचा हुआ प्लस के मैं यहां पे लिख लेता हूं। ओके, तो आपने क्या किया सर, आपने इस पूरे पार्ट को भी अब एक छोटे से पार्ट में सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, तो आपने इस लॉग ऑफ ऑड्स को इस तरह से लिखा है, आपके लॉग ऑफ ऑड्स को आपने इस तरह से लिखा है। ये लॉग ऑफ ऑड्स है, राइट, क्योंकि ये एक्सप्रेशन कैसे बना है, बेसिकली ये एक्सप्रेशन कैसे बना है, लॉग ऑफ ऑड्स से बना है। तो आपके लॉग ऑफ ऑड्स को आप यहां तक लेके आए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए, ये एक कांस्टेंट कुछ तो एक वैल्यू होगा, राइट, ये कुछ तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, ये भी एक कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू ही होगा। क्यों मैं बोल पा रहा हूं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू 1 कुछ तो एक वैल्यू होगा, राइट, म्यू 1 कुछ तो एक रियल वैल्यू होगा, म्यू 2 भी कुछ तो एक रियल वैल्यू होगा। तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, मेरा लॉग ऑफ ऑड्स लीनियर फंक्शन की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए ना, एम एक्स प्लस सी की तरह दिखाई दे रहा है, राइट, इसे m समझिए, इसे c समझिए, तो आपका log ऑफ ऑड्स लीनियर फंक्शन की तरह दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन वन डेफिनेटली राइट ऑप्शन है, आपका ऑप्शन वन डेफिनेटली राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से अभी आपको आपका ऑप्शन बी भी चेक करना है। ये सेम कहानी अभी आपको आपके ऑप्शन बी के लिए भी करनी है, तो ये सेम कहानी कर लेते हैं। तो यहां पे मुझे क्या करना है सर, P ऑफ एक्स गिवन y इक्वल टू 1 एंड P ऑफ एक्स गिवन y इक्वल टू 0, इसे मॉडल करना है एज पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, x गिवन y इक्वल टू 1, ये जो रैंडम वेरिएबल है, आप सोचना चाहते हो कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। वैसी x गिवन y इक्वल टू 0, ये जो रैंडम वेरिएबल है, आप सोचना चाहते हो कि ये भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। अभी यहाँ पे इसके पैरामीटर आपको नहीं बताया गया है, तो इसके लिए एक पैरामीटर λ1 सोचिए, इसके लिए आपका दूसरा पैरामीटर λ2 सोचिए। ओके, सिंपल सी कहानी। ओके, तो वही मैं करता हूं। अभी हम ऑप्शन बी पे फोकस कर रहे हैं, ऑप्शन बी पे।
जहाँ पे मुझे क्या सोचना है सर, x गिवन y इक्वल टू 1 को पॉइजन सोचना है। ठीक है, पॉइजन सोचना है विथ पैरामीटर लैम्डा 1। एक्चुअली यहाँ पे डबल एस होता है ना। ओके, एंड x गिवन y इक्वल टू 0, इस रैंडम वेरिएबल को मुझे, इसको भी मुझे पॉइजन सोचना है, बस इसका पैरामीटर मैं दूसरा सोच रहा हूँ, लैम्डा 2। ओके, तो वापस से भी सेम क्वेश्चन क्या होगा सर, इस ये रेशियो कैसे आपको दिखाई देगा, ये जो रेशियो है वो आपको कैसे दिखाई देगा। तो इस रेशियो पे सबसे पहले फोकस करते हैं। P ऑफ x गिवन y इक्वल टू 1 ये कैसे दिखाई देगा सोचते हैं। P ऑफ x गिवन y इक्वल टू 0 ये कैसे दिखाई देगा सोचते हैं। और उससे पहले क्वेश्चन होना चाहिए ये पीएमएफ है दोनों या फिर पीडीएफ है। तो x आपका पॉइजन है, मतलब एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब x आपका एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो ये एक पीएमएफ है सर। ये दोनों क्या है सर, पीएमएफ्स हैं। ये दोनों क्या है सर, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है इस पर, ये दोनों। ओके, तो दोनों पीएमएफ्स लिख दीजिए पैरामीटर्स के हिसाब से। यहां पे क्या लिखोगे सर, लैम्डा पावर एक्स ई पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। आपने पहले रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ लिख दिया, दूसरे रैंडम वेरिएबल का लिखिए लैम्डा 2 पावर एक्स ई पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ओके, तो इस पार्ट में आप क्या देख सकते हैं, इन दोनों का मुझे रेशियो लेना है, इन दोनों का मुझे रेशियो लेना है, इन दोनों का मुझे रेशियो लेना है। अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो होगा क्या, ये एक्स फैक्टोरियल यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स फैक्टोरियल यहां से कैंसिल होगा, क्योंकि वो सेम है। ओके, बाकी और कुछ आप कर सकते हो क्या, और भी आप कुछ कर सकते हो, यहां पे ध्यान से देखिए, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 होल रेशियो को पावर एक्स समझ सकता हूं। वैसे यहां पे आप क्या सोच सकते हो, ई पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू ई पावर लैम्डा 2। मैंने क्या किया सर, इस एक्सपोनेंशियल को न्यूमरेटर में लेके गया, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे पॉजिटिव बन गया पावर में। ओके, इसे भी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसे कैसे कर सकते हो सर, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 लिख सकते हो, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 लिख सकते हो। ओके, तो आपको करना क्या था सर, ये वाला पार्ट जो आपने निकाला है यहाँ पे प्लग इन करना है, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे ना यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, आपके इस वाले पार्ट को अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जगह क्रिएट करता हूँ, लॉग ऑफ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये येलो वाला हिस्सा जो आपने यहाँ पे डिराइव किया है उसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 पावर एक्स ई पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ओके, और यहाँ पे क्या करना है सर, सिंपली आपको वो प्रोबेबिलिटी का रेशियो लिखना है। हमने लास्ट टाइम भी इस रेशियो को ऐसे लिखा था, वैसे ही मैंने लिखा है। तो आपके इस पार्ट को आपने यहां तक लेके आए हो, तो ये बाकी का कहानी इरेज कर दीजिए, क्योंकि हम स्पेस यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए आपके लॉग में ना कितने टर्म्स हैं सर, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इसे स्प्लिट कर दीजिए ना। स्प्लिट करोगे कहानी आसान होगा, लॉग ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 पावर एक्स। ठीक है, पावर एक्स प्लस, एक मिनट अच्छे से लिखता हूं, लॉग ऑफ ई पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 प्लस लॉग ऑफ दिस रेशियो। ओके, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को लॉग्स दे दिया और प्लस बीच में लिख दिया, ये आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे सर, इसका सिंप्लीफिकेशन, पावर वाला टर्म नीचे आ जाएगा और लॉग वाला टर्म आप वैसे के वैसे लिखोगे। ठीक है, मैंने क्या किया देखिए, ये पावर वाला टर्म लॉग के बाजू में ले लिया, ये आप हमेशा कर सकते हो। वैसे आप यहां पे भी करोगे, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 वाले टर्म को नीचे ले लोगे और यहाँ पे लॉग ऑफ ई बचेगा, प्लस यहाँ पे लॉग ऑफ दिस रेशियो बचेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वापस से देखिए क्या हो गया है। ठीक है, इस वाले टर्म को
मैं आपके m की तरह लिख सकता हूं, इस वाले टर्म को मैं एक m की तरह देख सकता हूं। ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट की तरह है, ये कुछ तो एक वैल्यू होगा, ये कुछ तो एक वैल्यू होगा, ये x के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है सर, तो ये भी एक कांस्टेंट है। तो वापस से आपने क्या किया सर, लॉग ऑफ ऑड्स को एक लीनियर फंक्शन की तरह देख पा रहे हो, एक लीनियर फंक्शन की तरह देख पा रहे हो, एक्स एम प्लस सी, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो एम एक्स प्लस सी, राइट। तो आपने क्या किया सर, आपके बी ऑप्शन के हिसाब से भी लॉग ऑफ ऑड्स को एक लीनियर फंक्शन की तरह आपने कन्वर्ट किया। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका सेकंड ऑप्शन भी राइट है, आपका सेकंड ऑप्शन भी राइट है, फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है। अभी आपको सिंपली क्या चेक करना है सर, आपका थर्ड ऑप्शन चेक करना है। ओके ओके, तो अभी हम सिंपली ऑप्शन 3 पे फोकस करते हैं। ऑप्शन 3 में क्या बताया गया है सर, आपके इस डिस्ट्रीब्यूशन को और इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म सोचना है। शुरू करते हैं डिस्कशन ऑप्शन 3 के बारे में। ऑप्शन 3 ये आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, फटाक से होने वाला है। एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1, ये मुझे यूनिफॉर्म सोचना है। एक्स गिवन वाई इक्वल टू 0, ये भी मुझे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सोचना है। तो इसके लिए रेंज ले लेते हैं A1 से लेके B1 तक, इसके लिए भी मैं रेंज ले लेता हूं A0 से लेके B0 तक। ओके, मुझे बताइए P ऑफ x गिवन y इक्वल टू 1 ये कैसे दिखाई देगा, P ऑफ x गिवन y इक्वल टू 0 ये कैसे दिखाई देगा। क्योंकि आपको पता है राइट, सबसे पहले आप इस रेशो पे फोकस करते हो, सबसे पहले आप इस रेशो पे फोकस करते हो, तो वही मैं करना चाहता हूं। ठीक है, अगर आप इसे देखोगे ये कैसे दिखाई देगा, ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है इस बार, ये कैसे दिखाई देगा, 1/B1 - A1 दिखाई देगा, राइट। ये कैसे दिखाई देगा सर, 1/B0 - A0 दिखाई देगा, राइट। तो अगर आप इनके रेशो को देखोगे, इनके रेशो पे अगर आप फोकस लाओगे, ठीक है, इनके रेशो पे अगर आप फोकस करोगे, तो ये रेशो जो है एक कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब ये एक कांस्टेंट है। इनफैक्ट आपका ये टर्म भी एक कांस्टेंट होने वाला है, राइट, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी का रेशियो है वो, ये टर्म भी कांस्टेंट है, ये टर्म भी कांस्टेंट है। तो लॉग ऑफ कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, राइट, लीनियर फंक्शन की तरह कैसे दिखाई देगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी रॉन्ग है, और नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें दो ऑप्शंस पहले से मिल चुके हैं। तो मैं होप कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आपने इंजॉय किया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अभी तक आपने वन नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एलडीए नहीं समझा है। बस इसे इस तरह से आंसर करिए, क्या आप इस डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई कर सकते हो क्या विथ रेस्पेक्ट टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। डेफिनेटली क्लासिफाई कर सकते हो, आप एक डिसीजन बाउंड्री बना के डेफिनेटली सेट क्लासिफाई कर सकते हो। आप जीरो ट्रेनिंग एरर्स क्रिएट कर सकते हो सर, अगर आप एक अच्छा डिसीजन बाउंड्री बनाए। और एक ऐसा डिसीजन बाउंड्री बनाना खेल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, जब डेटा लीनियरली सेपरेबल हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर ये सब है, पर अभी तक आपने सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हेल्प से हम ऐसा डिसीजन बाउंड्री बना सकते हैं। ओके सर, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन, डेफिनेटली इसका आंसर भी ट्रू है। ओके, अभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले रीड करता हूं, इन अ सेपरेट ट्रेनिंग डेटा सेट, सपोज योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल कन्वर्जेस विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कन्वर्जेस मतलब क्या, कि आपने अप्रोप्रिएट ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर के वैल्यूज ढूंढ लिए हैं सर आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के हिसाब से, यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। विच अमंग द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द डिसीजन बाउंड्री एज गिवन बाय योर क्लासिफायर, या फिर आपका मॉडल। तो इन चारों फिगर्स में से करेक्ट फिगर कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप आपके फीचर स्पेस के डायग्राम को देखिए। हर डायग्राम में सिर्फ दो ही फीचर्स हैं आपके पास। इसका मतलब क्या है कि आपका डिसीजन बाउंड्री कैसे दिखाई देता है सर, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W0 इक्वल टू 0, ऐसा आपका डिसीजन बाउंड्री दिखाई देता है।
अगर डिसीजन रूल लिखना चाहोगे तो रूल क्या होगा सर प्रेडिक्शन लेने का? रूल क्या होगा? आप y हैट इक्वल टू 1 प्रेडिक्शन लेना चाहोगे जब w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। और आप जीरो का प्रेडिक्शन लेना चाहोगे सर? जीरो का प्रेडिक्शन लेना चाहोगे जब लेस देन 0 होगा, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w0। मैं होप कर रहा हूं कि इतना क्लैरिटी आपको है कि आप क्लास 1 के लिए कब प्रेडिक्शन लेते हो सर? जब ये सेटिस्फाई होता है। क्लास 0 के लिए कब प्रेडिक्शन लेते हो सर? जब ये सेटिस्फाई होता है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको वैल्यूज दिए गए हैं, वो यूज करिए। जैसे कि w0 की जगह मुझे 6 यूज करना है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख लेता हूं। मुझे यहाँ पे 6 यूज करना है। w1 की जगह क्या लिखना है सर? w1 की जगह 0 लिखना है, मतलब ये कंप्लीट टर्म गायब हो जाएगा। ये कंप्लीट टर्म गायब हो जाएगा। w2 की जगह क्या लिखना है सर? -1 लिखना है, तो यहाँ पे -1 लिख लेता हूं। -1। तो अभी आप ये सेम चेंजेस यहाँ पे भी कर सकते हो। ये सेम चेंजेस आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेडिक्शन 1 करने के लिए मेरे पास ये रूल है, प्रेडिक्शन 0 करने के लिए मेरे पास अब ये रूल है। अगर आप इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, ये हटा देता हूं अंडरलाइन, इस पे सिर्फ फोकस करिए। अगर इसे आप फर्दर और सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या देखोगे? ऐसा कुछ तो आएगा। तो मैं बोल सकता हूं जब भी मेरे x2 का वैल्यू लेस देन 6 होगा, जब भी मेरे x2 का वैल्यू लेस देन 6 होगा, मुझे क्लास 1 प्रेडिक्शन लेना है। जब भी मेरे x2 का वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगा, मुझे क्लास 0 प्रेडिक्शन लेना है। और आपका डिसीजन बाउंड्री आप क्या समझ सकते हैं? x2 इक्वल टू 6, ये आपका डिसीजन बाउंड्री आप समझ सकते हैं। राइट, मैंने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं सर, अब तक आपका जो भी नॉलेज था। तो x2 इक्वल टू 6 मतलब क्या है? ये एक हॉरिजॉन्टल डिसीजन बाउंड्री होगा। तो आपका ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, आपका ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता। अभी सिर्फ कंफ्यूजन है इसमें है या फिर इसमें है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल 6 यहां पे भी है समझते हैं, 6 यहां पे भी है समझते हैं। ठीक है, यहां पे फॉर एग्जाम्पल 6 है समझिए, यहां पे भी 6 है समझिए। जब x2 लेस देन 6 होगा तब आप क्लास 1 प्रेडिक्शन करना चाहते हो। जब x2 लेस देन 6 होगा तब क्लास 1 प्रेडिक्शन करना चाहते हो। ये यहां पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे x2 लेस देन 6 पे क्लास 0 प्रेडिक्शन लेने के लिए बताया गया है। तो ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है, ये आपका डी राइट ऑप्शन नहीं है, आपका सी राइट फिगर है। तो मैं होप कर रहा हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आपके लिए खेल है। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बड़ा है पर काफी इजी है। इन एन एनालिटिकल प्रॉब्लम विथ टू एट्रीब्यूट्स x1 एंड x2, देखिए कभी कभी फीचर्स को वो एट्रीब्यूट से भी बुलाते हैं, कभी कभी प्रेडिक्टर्स के नाम से भी बुलाते हैं। तो फीचर्स, प्रेडिक्टर्स, एट्रीब्यूट्स ये सेम बातें हैं। तो आप क्या देख सकते हो कि आपके पास दो फीचर्स वाला डेटा है। सपोज you are using logistic regression with the hypothesis is model as this। ठीक है, इसे क्या समझना है सर? ये क्या है सर? लॉजिस्टिक सिग्मॉइड फंक्शन है। तो सेम है सर आपकी बातें। अगर इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख के बताऊं तो उन्होंने एक्चुअली आपको वो सेम बातें करके बताई है। 1 प्लस ई पावर माइनस w0 प्लस w1 x1 प्लस w2 x2, यही वो लिख के बता रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकली इसे उन्होंने एक फंक्शन के फॉर्म में उसे बताया, और ये फंक्शन बताया कि एक सिग्मॉइड फंक्शन है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्टर अ रिगरस ट्रेनिंग फेज द मॉडल कन्वर्जेस विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो आपको ट्रेनिंग करने के बाद, जैसे आपके पास एक डेटा सेट होगा, राइट, आपके पास एक ऐसा डेटा सेट होगा, तो डेटा सेट को यूज करके ट्रेनिंग हो चुका है सर, और उन्होंने बता दिया कि पैरामीटर के वैल्यूज ये हैं। गिवन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यूज, अभी आपको एक टेस्टिंग डेटा दिया गया है, एक टेस्टिंग पॉइंट दिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 गिवन दिस ऑब्जर्व टेस्ट डेटा। यहां पे देखिए वो क्या पूछ रहे हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 विद दिस ऑब्जर्व्ड टेस्ट डेटा। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन दिस टेस्ट डेटा, गिवन दिस टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा को आप x समझिए, ठीक है, जैसे यहां पे आपको ये वैल्यूज लिख के दिए गए, राइट, टेस्टिंग डेटा के लिए, ठीक है। तो इसे एक वेक्टर फॉर्म में लिखिए ना, ये आपका टेस्टिंग पॉइंट है x, जिसमें पहला कंपोनेंट है 1, दूसरा कंपोनेंट है 5, ठीक है। ये जो आपका टेस्टिंग डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है, उसमें पहले फीचर का वैल्यू है 1, दूसरे फीचर का वैल्यू है 5। तो गिवन दिस टेस्टिंग डेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 बताना है, ठीक है। अगर आपके नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में मैं इसे लिख के बताऊं तो आप तुरंत पहचान जाओगे ये क्या है। यही तो है आपका हाइपोथेसिस फंक्शन, यही तो होता है आपका हाइपोथेसिस फंक्शन, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस डब्ल्यू नॉट प्लस W1 x1 प्लस W2 x2, ठीक है। आपके पास x1 का भी वैल्यू है, x2 का भी वैल्यू है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए। x1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है 5। x1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है 5। ओके, आपके पास W0, W1, W2 के भी वैल्यूज हैं। W0 का वैल्यू है, W1 का वैल्यू है, W2 का वैल्यू है, तो वो भी वहां पे यूज करना है सिंपली। इसे मैं लिख लेता हूं फटाफट। W0 का वैल्यू है -1.5, W1 का वैल्यू है 3, W2 का वैल्यू है -0.5। तो आप देख सकते हो, ये जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस प्रोबेबिलिटी को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको इसे फॉर्मूला में पुट करना था। अभी आपको आपका कैलकुलेटर यूज करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा फाइनल। तो मैं होप कर रहा हूं इसका फाइनल आंसर आप कैलकुलेटर को यूज करके कैलकुलेट कर लोगे। ये एक प्रोबेबिलिटी है जो डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में होगा। मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आया सर। ओके, अभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, बाकी के क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क दूंगा आपको। सपोज वी हैव अ डेटा सेट विथ 3 सैंपल्स, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, विथ 2 प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, 2 फीचर्स। प्रेडिक्टर मतलब क्या? 2 फीचर्स। द रिस्पॉन्स वेरिएबल इज बाइनरी। रिस्पॉन्स वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल, लेबल, ये सारी सेम बातें हैं, वाई के बारे में बातें हो रही है। वाई आपका बाइनरी होगा बताया गया है। वी वॉन्ट टू बिल्ड अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल क्यों बना रहे हो सर? ताकि आप प्रेडिक्ट कर सको प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव क्लास। इसे मैं लिख के बताता हूं। आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल इसलिए बना रहे हो ताकि आप बता सको प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन x। ये बातें तो हमें पहले से बताया, उन्होंने वो सेम बातें एक तरह से रिवीजन कर दिया है आपका। आप प्रोबेबिलिटी बताना चाहते हो y इक्वल टू 1 का गिवन x। 1 को क्या देख सकते हो आप सर? पॉजिटिव क्लास। डेटा इज गिवन बाय, आपका ट्रेनिंग डेटा सेट आपको प्रोवाइडेड है। लर्निंग रेट भी प्रोवाइडेड है सर, ठीक है। लर्निंग रेट भी आपको प्रोवाइडेड है, .1। अप्लाई द अपडेट इक्वेशन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन टू द इनिशियल पैरामीटर वैल्यूज। आप ग्रेडियंट डिसेंट मेथड जब यूज करोगे, आपको इनिशियलाइज क्या पैरामीटर्स करने हैं, सारे पैरामीटर्स को 0 इनिशियलाइज करना है, वो बताया गया है। ओके, यहां पे मैं लिख लेता हूं। जब आप ग्रेडियंट डिसेंट मेथड को यूज करोगे, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड को यूज करोगे, इनिशियलाइज क्या करना है सर? इनिशियलाइज क्या करना है सर? W0 का वैल्यू भी 0 को इनिशियलाइज करना है, W1 का वैल्यू भी 0 को इनिशियलाइज करना है, W2 का वैल्यू भी 0 को इनिशियलाइज करना है। आप चाहिए तो यहाँ पे कोई दूसरे लेटर्स भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। पर मेन क्या बात है सर? 3 पैरामीटर्स हो गए, 2 फीचर्स के लिए ये और एक इंटरसेप्ट के लिए। ओके, तो पहले इटरेशन के बाद अपडेटेड वेट्स क्या होंगे वो आपको बताने हैं। पहले इटरेशन के बाद इन सारे पैरामीटर के वैल्यूज क्या होंगे वो आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं अभी के लिए।
मैं होप कर रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। ओके, तो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट ना यहां पे मैं बना लेता हूं सबसे पहले। x1 x2 क्या था सर वैल्यूज, एक बार देख के लिख लेते हैं। 230411, 230411, ओके, 150, 150, ओके, ये है आपका ट्रेनिंग डेटा सेट। ओके, अब इसके ही बाजू में ना मैं एच ऑफ एक्स के लिए भी एक कॉलम बना लेता हूं। आपके एच ऑफ एक्स के लिए भी एक कॉलम बना लेता हूं, एच ऑफ एक्स। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया है सर, आपके इनिशियल पैरामीटर के वैल्यूज क्या होंगे। इनिशियली आपको आपके पैरामीटर्स के वैल्यू क्या समझने, इनिशियल पैरामीटर के वैल्यूज, सारे पैरामीटर के वैल्यूज आपको इनिशियली 0 सोचने हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन के हिसाब से मुझे बताइए, ठीक है, समझिए इनिशियल कंडीशन के हिसाब से जब आप इनिशियलाइज करोगे उस कंडीशन के हिसाब से बताइए कि आपके एच ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा आपके हर एक पॉइंट के लिए। ठीक है, आपका एच ऑफ एक्स क्या होता है सर, एच ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस डब्ल्यू नॉट प्लस W1 x1 प्लस W2 x2। पर क्योंकि आपके इनिशियल पैरामीटर्स के हिसाब से सारे पैरामीटर्स जीरो है, तो ये पूरा पार्ट जीरो बन जाएगा, ये पूरा पार्ट जीरो बन जाएगा। तो एक तरह से ई पावर जीरो है ये, तो ये क्या दिखाई देगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दिखाई देगा। तो ये क्या मैं बोल सकता हूं, ये हाफ है सिंपली, ये सिंपली हाफ है, ये कांस्टेंट है इनिशियल पैरामीटर्स के हिसाब से, एक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो यहां पे सिंपली आप 0.5 0.5 0.5 आप लिख दीजिए आपके हर एक एक्स के लिए। मैं होप कर रहा हूं कि ये पार्ट आप समझ पाए। ओके, अभी मैं आपके ग्रेडियंट डिसेंट मेथड के हिसाब से यहां पे अपडेट रूल लिख लेता हूं। डब्ल्यू नॉट क्या होगा सर, डब्ल्यू नॉट माइनस अल्फा टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू वन क्या होगा सर, डब्ल्यू वन माइनस लर्निंग रेट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन। डब्ल्यू टू क्या होगा सर, डब्ल्यू टू माइनस लर्निंग रेट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू टू। होप कर रहा हूं इतना पार्ट आपको समझ में आया है। ये आपका ग्रेडियंट डिसेंट का ही अपडेट रूल है, और आपके एग्जामिनर ने आपको सिर्फ एक इटरेशन के बाद वेट्स क्या हो गए बता पूछे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही बार अपडेट करना है सर, एक ही बार अपडेट करना है, और जो भी वेट के आंसर आएंगे वो आपको रिपोर्ट करने हैं एज अ आंसर। ओके, ओके, अल्फा क्या बताया गया था सर एग्जामिनर के थ्रू, 0.1 बताया गया था, तो 0.1 लिख लेते हैं अभी ही, ये 0.1 लिख लेता हूं, 0.1। ठीक है, तो यहां पे मैं सोचता हूं कि ये t इक्वल टू फर्स्ट इटरेशन पे है, t इक्वल टू फर्स्ट इटरेशन में इनके वैल्यूज हो गए, और यहाँ पे मुझे t इक्वल टू जीरो इटरेशन वाले वैल्यूज यूज करने हैं। यहाँ पे मुझे t इक्वल टू जीरो इटरेशन वाले वैल्यूज यूज करने हैं, डब्ल्यू नॉट के, डब्ल्यू वन के एंड डब्ल्यू टू के। मैं होप कर रहा हूं कि आप सेंस बना पा रहे हो। पहले यहाँ पे इनिशियल कंडीशन के हिसाब से वेट्स अपडेट करने पड़ेंगे ना ये सारे। ओके, ओके, तो आपको फर्स्ट इटरेशन पे आपके वेट के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। ओके, मुझे बताइए इनिशियल कंडीशन के हिसाब से वेट्स के वैल्यूज क्या है, सारे के सारे जीरो है, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं ये सब तो मैटर ही नहीं करता, सब तो जीरो है। तो आपके एक इटरेशन के बाद जो वेट के वैल्यूज हो गए वो सिंपली ये हो गए, वो सिंपली ये हो गए। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, इस एक्सप्रेशन को, इसके एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखता हूं, इसके भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखता हूं, इसके भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखता हूं। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। तो मुझे यहां पे क्या चाहिए था सर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू W1 चाहिए था। तो मुझे बताइए यहाँ पे जे के जगह मुझे क्या सोचना पड़ेगा सर, 1 सोचना पड़ेगा, यहाँ पे भी जे के जगह मुझे सिंपली 1 सोचना पड़ेगा।
ठीक है, तो आपका ये एक्सप्रेशन कैसे बन के निकल के आएगा सर? ये वाला एक्सप्रेशन कैसे बन के निकल के आएगा? 1/n की जगह आप क्या सोचोगे? 1/3। मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, तो स्मॉल n की जगह मैंने 3 लिख दिया। ओके, और यहां पे मुझे क्या करना है सर? समेशन i इक्वल टू 1 to 3 h ऑफ xi माइनस y ऑफ i, ठीक है, एक मिनट, इनटू फर्स्ट फीचर फॉर ith ऑब्जर्वेशन यहां पे है। ओके, तो मुझे एक तरह से अभी इस समेशन को सिंपली एक्सपांड करना है, इस समेशन को सिंपली एक्सपांड करना है। ओके, तो इस समेशन को मैं एक्सपांड यहां पे ही कर देता हूं, इसे इरेज करके। मैं होप कर रहा हूं कि आप सेंस बना पाओगे अगर आपने ये लिख लिया है तो। ठीक है, मैं समेशन के लिए यहां पे एक राउंड ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू 1 के हिसाब से सोचिए। आई इक्वल टू 1 के हिसाब से पहले ऑब्जर्वेशन के लिए एच ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है सर? 0.5 है। ठीक है, तो यहां पे मैं 0.5 लिख लेता हूं, माइनस पहले ऑब्जर्वेशन के हिसाब से y का वैल्यू क्या है सर? 0 है, तो यहां पे 0 लिख लेता हूं। ओके, पहले ऑब्जर्वेशन के हिसाब से फर्स्ट फीचर का वैल्यू क्या है सर? 2 है, तो यहां पे 2 लिख दीजिए, यहां पे मैंने 2 लिख दिया। ओके, अब आपको क्या करना है सर? आपने पहले ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक बार लिख लिया, अब i इक्वल टू 2 के हिसाब से सोचना है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वापस से इस समेशन को स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा। अब यहां पे i इक्वल टू 2 सोचे, यहां पे i इक्वल टू 2 सोचे, यहां पे भी तो सबसे पहले यहां पे देखिए, h ऑफ x का वैल्यू फॉर सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है सर? सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी 0.5 है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी 0.5 है, माइनस जब आपने i का वैल्यू यहां पे 2 सोचा है, i का वैल्यू 2, ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी, तो i इक्वल टू 2 के लिए एक्चुअल y का लेबल क्या है सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए? एक्चुअल लेबल है ये, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, ओके, आपका i इक्वल टू जब आपने 2 सोचा है तो फर्स्ट फीचर का वैल्यू क्या है? फर्स्ट फीचर का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। तो आपने इस समेशन में i इक्वल टू 2 के हिसाब से भी कर दिया। अब सिंपली आपको लास्ट ऑब्जर्वेशन i इक्वल टू 3 के हिसाब से सोचना है, तो यहाँ पे i इक्वल टू 3 होगा तब क्या सोचोगे सर? प्लस कर देता हूं सबसे पहले, मुझे बताइए आई इक्वल टू थ्री के हिसाब से थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए एच ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? 0.5 ही है, यहाँ पे 0.5 ही है, माइनस, ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन के हिसाब से y का वैल्यू क्या है सर? 0 है, तो यहां पे मैं 0 लिख लेता हूं। ओके, मुझे बताइए थर्ड ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पहले फीचर का वैल्यू क्या है? पहले फीचर का वैल्यू 1 है, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूं। तो आपने उस पार्ट को कर लिया सर, कौन से पार्ट को? आपके समेशन वाले पार्ट को मैंने यहां पे स्प्लिट कर दिया, और आपका 1/3 यहां पे पहले से ही था। तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू W1 लिख लिया है सर। ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई करिए, जो भी आपका राइट आंसर होगा वो आपका W1 का वेट है आफ्टर फर्स्ट इटरेशन। अभी सेम दिमाग लगाना है हमें इसके लिए भी और इसके लिए भी। ओके, अगर आप थोड़ा सेंस बनाओगे आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इस पे फोकस करता हूं कंप्लीटली। तो यहां पे मुझे क्या करना है सर? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू W0। ओके, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू W0 मुझे सोचना है, तो यहां पे आपको W0 के रेस्पेक्ट में सोचना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको W0 के रेस्पेक्ट में सोचना है, इसे आप सिंपली गायब कर सकते हो, सोच सकते हो कि ये तो 1 है, सोच सकते हो ये तो 1 है। ओके, तो ये तो और ज्यादा सिंपल कहानी है, ये तो और ज्यादा सिंपल कहानी है। तो एक चीज यहां पे ध्यान से देखिए,
अभी भी आपका डेटा सेट सेम ही है सर, अभी भी आपका डेटा सेट सेम ही है। तो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे चेंजेस क्या हो गए? यहाँ पे जो आपने 2 लिखा है, यहाँ पे जो आपने 4 लिखा है, यहाँ पे जो 1 लिखा है, हर जगह आपको सिर्फ 1 ही लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं उस हिसाब से 0.5 माइनस 0 इंटू 1 प्लस 0.5 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0.5 माइनस 0। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला को यूज किया है। बस यहाँ पे जो 2 4 1 ऐसा था, आप देख सकते हो हमेशा यहाँ पे सिर्फ 1 ही मल्टीप्लाई होने वाला है, तो हमेशा यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसा आप सोचिए। ठीक है, ये जो कुछ भी फाइनल आंसर है वही फर्स्ट इटरेशन के बाद आपके W नॉट का वैल्यू है। ओके, अभी हम इस पे फोकस करते हैं, अभी हम इस पे फोकस करते हैं। ओके, यहां पे आपको क्या करना है सर? अगर आप थोड़ा सेंस बनाओगे, इसे भी आप डायरेक्ट लिख पाओगे। आप किस में इंटरेस्टेड हो? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड पैरामीटर। तो यहाँ पे जे की जगह आपको सिर्फ सेकंड पैरामीटर सोचना है, जे की जगह आपको सिर्फ सेकंड पैरामीटर सोचना है। तो मैं आपको वापस क्वेश्चन पूछता हूं, अभी भी आपका टेबल सेम ही होगा इस एक्सप्रेशन के लिए भी। तो आपके इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कहां पे चेंजेस होने वाले हैं? सिर्फ यहां पे चेंजेस होने वाले हैं। तो यहां पे जो आपने पहले फीचर के लिए लिखा था, अभी आपको क्या करना है सर? सेकंड फीचर के लिए सिंपली लिखना है। तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट हटा देता हूं और बाकी पार्ट लिखता हूं सबसे पहले, फिर बताता हूं क्या चेंजेस करने हैं। मैं बाकी का पार्ट बताता हूं आपको, पहले ये लिख लेता हूं जो कॉमन है। 0.5 माइनस 0, यहां पे कुछ तो मल्टीप्लीकेशन में लिखना है मुझे, प्लस 0.5 माइनस 1, यहां पे कुछ तो मुझे मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, प्लस 0.5 माइनस 0, यहां पे कुछ तो मुझे मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये टर्म मैंने एज इट इज लिखा, ये टर्म भी मैंने एज इट इज लिखा, ये टर्म भी मैंने एज इट इज लिखा। मुझे बस सोचना है इसके जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसकी जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसकी जगह यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा। क्या लिखोगे? सेकंड फीचर लिखोगे, राइट? सेकंड फीचर। जैसे यहाँ पे क्या था? पहले ऑब्जर्वेशन का पहला फीचर। यहाँ पे क्या था? सेकंड ऑब्जर्वेशन का पहला फीचर। यहाँ पे क्या था? थर्ड ऑब्जर्वेशन का पहला फीचर। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या होगा? पहले ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर। ठीक है, दिमाग लगाइए, यहां पे क्या होगा? सेकंड ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर। ठीक है, दिमाग लगाइए, यहां पे क्या लिखोगे? थर्ड ऑब्जर्वेशन का सेकंड फीचर। हमेशा आपने सेकंड फीचर लिखा, आप क्यों? आप देखिए ना, सेकंड फीचर लिख रहे हो, राइट? सेकंड फीचर। तो इसे आप सॉल्व करिए, यहाँ पे जो कुछ भी आंसर है वही आपके W नॉट का वैल्यू, यहाँ पे जो कुछ भी आंसर है वही आपके W1 का वैल्यू, यहाँ पे जो कुछ भी आंसर है वही आपके W2 का वैल्यू है आफ्टर फर्स्ट इटरेशंस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको फर्स्ट इटरेशन के बाद W नॉट का वैल्यू, W1 का वैल्यू एंड W2 का वैल्यू आपको बताना था। ओके, मैं भी वो कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करते नहीं बैठूंगा, मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आया। अब बाकी के क्वेश्चंस एज अ होमवर्क मैं आपको दूंगा और उस PDF को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। ओके, थैंक यू।